Hello friends, this is Anu and welcome to our channel Sahitya Shiksha. Our today topic is related to new criticism writer. ठीक है, तो न्यू क्रिटिसिज्म विलियम एम्सन रिलेटेड है न्यू क्रिटिसिज्म से। आपको पता है कि न्यू क्रिटिसिज्म की ही सीरीज चली हुई है जिसमें हमने पहले क्लिंथ ब्रूक्स को कर लिया है और उसके बाद अभी हम विलियम एम्सन को करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में इनके इंट्रोडक्शन को करेंगे और जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है उसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो विलियम एम्सन थे ये इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक थे, पोएट थे। न्यू क्रिटिसिज्म से रिलेटेड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वाइडली इन्फ्लुएंस फॉर हिज प्रैक्टिस ऑफ क्लोज रीडिंग। अब ये जो क्लोज रीडिंग का कंसेप्ट था ये सारे न्यू क्रिटिक जो थे वो सभी के सभी फॉलो करते थे। ओके, न्यू क्रिटिसिज्म में ऑलमोस्ट जो क्लीन ब्रूक थे उन्होंने भी क्लोज रीडिंग को फॉलो किया है। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि क्लोज रीडिंग क्या होता है। क्लोज रीडिंग का मतलब होता है जब आप टेक्स्ट की बिना उसके ऑथर की लाइफ के बारे में जाने स्टडी करते हो, यानी कि रीडर रिस्पॉन्स आप देते हो कि आप टेक्स्ट को पढ़ रहे हो बिना किसी आउटर इन्फ्लुएंस के। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस चीज को आप देखते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लोज रीडिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम आगे समझते हैं। ही वॉज एन इम्पोर्टेंट स्कॉलर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट। वो एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर रहा है जिसने स्टडी किया है किसको, जॉन डन को, एंड्रयू मार्वल को, जो कि क्या है, मेटाफिजिकल पोइट है। ओके, अब आगे देखो इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। पहला वर्क आप देखो, आपको पता है कि आजकल एग्जाम में क्या कर रहे हैं कि वर्क्स दे देते हैं, या तो उनको अरेंज करना देते हैं सीक्वेंस में कि बताओ ये कब पब्लिश हुआ, ये कब पब्लिश हुआ, या फिर क्या करते हैं मैचिंग में दे देते हैं। इसलिए पर्टिकुलरली उनके वर्क्स को देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। 7 टाइप ऑफ एम्बिगुइटी हैं। ये 7 टाइप ऑफ एम्बिगुइटी, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको आगे हम डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले 1930 में आया था, उसके बाद भी ये पब्लिश हुआ है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सेकेंड है फेस ऑफ बुद्धा, 1931 में। फेस ऑफ बुद्धा, ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पुट करते हैं। थर्ड इज मिल्टन गोड। ओके, मिल्टन गोड 1961 में। नेक्स्ट इज यूजिंग बायोग्राफीज 1985 में। इसमें इन्होंने जो बायोग्राफीज हैं ऑथर्स की उनको डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट इज ऐसे ऑन शेक्सपियर 1986। ऐसे जो वर्क्स होते हैं आजकल उनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि इसमें शेक्सपियर का नाम है तो ये किसने लिखा था, ठीक है, और कब लिखा गया, तो इनको आप स्पेशली ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट है फोस्टस एंड द सेंसर। ओके, फोस्टस आप जानते हो ना कि डॉक्टर फोस्टस क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखी थी बुक, ठीक है, तो उसी के ऊपर इन्होंने क्या की है, स्टडी की है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि ये क्या थे, इंग्लिश लिटरेरी स्कॉलर थे, ठीक है, क्रिटिक थे। अब हम इनके जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है जिनका नाम है 7 टाइप ऑफ एम्बिगुइटी, उनको डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहले पब्लिश हुआ 1930 में, 47 में, 53 में। 3 बार ये अगेन एंड अगेन क्या हुआ है, पहले 1930 में पब्लिश हुआ, उसके बाद इसकी जो वॉल्यूम है वो आई 47 में, देन अगेन 53 में। ओके, तो हम जान लेते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज़ को जानने के लिए यही पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, ठीक है। देखो ये 7 तरीके की एम्बिगुइटी थी। एम्बिगुइटी का मतलब क्या होता है, ये कोई भी वर्बल नॉनसेंस होती है जिसमें आप क्लियरली किसी चीज़ को नहीं बता रहे, या आप क्या कुछ हो रहे हैं उसका मीनिंग कुछ और हो रहा है, तो उसको एम्बिगुइटी बोलते हैं। एम्बिगस लैंग्वेज का जब आप यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं। फिर भी एम्सन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि उन्होंने एम्बिगुइटी की क्या एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एम्सन, एम्बिगुइटी इंक्लूड एनी वर्बल नॉनसेंस स्लाइड विच गिव रूम फॉर अल्टरनेटिव रिएक्शंस टू द सेम पीस ऑफ लैंग्वेज। पहले यहाँ तक मैं समझा देती हूँ। एम्सन क्या कह रहे हैं कि कोई भी वर्बली जो आप नॉनसेंस यूज करते हो, यानी कि जिसकी कोई सेंस ना बन रही हो, स्लाइड जिसमें क्या होता है, विच गिव रूम फॉर अल्टरनेटिव रिएक्शन, एक ऐसा रूम है जिसके अंदर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा
वर्ड है, एक ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर आप बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे जो मीनिंग है वो दे रहे हो टू द सेम पीस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, एक ही पीस ऑफ लैंग्वेज में आप बहुत सारे रिएक्शन को इंक्लूड कर रहे हो। ही सजेस्ट दैट, उन्होंने सजेस्ट किया दैट वर्ड्स और रेफरेंस इन पोम्स आर ऑफन एम्बिगुअस, कि जो वर्ड्स हैं और जो रेफरेंसेस पोम्स में दिए जाते हैं वो क्या हैं, वो एम्बिगुअस होते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने 2 फॉर्म्स का यूज भी किया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि आपको अकॉर्डिंग टू एम्सन एम्बिगुइटी क्या थी उसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये जो इन्होंने 7 टाइप की जो एम्बिगुइटी दी है, ये कौन कौन सी थी, चलो उन 7 टाइप्स को हमें जान लेते हैं। ओके, अब फर्स्ट टाइप हमारा जो पहला है वो क्या है, मेटाफर। मेटाफर और सिमिली, 2 चीजें तो आपने सुनी होंगी। मेटाफर का मतलब होता है जब हम कंपेयर करते हैं चीजों को, जैसे कि डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर आप जॉन गन की पोएम में भी देखोगे तो उन्होंने भी क्या किया हुआ है, उन्होंने भी अपने पोम्स के अंदर बहुत सारे डिसिमिलर थिंग्स को, जैसे कि उन्होंने बोला है कि एक कंपस के साथ उन्होंने जो लवर्स होते हैं उनको कंपेयर किया है। आप देखोगे कि उसने जो फ्लाई करती है, जो हाउस फ्लाई होती है, उसके एग्जाम्पल से बी लव को कंपेयर किया है। और भी बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो क्या करते हैं, डिसिमिलर थिंग्स को एक जैसा बताते हैं। ठीक है, जैसे आपको कोई आप कभी कभी कैसे करते हो, किसी को देख के अपने माइंड में इमेज बनाते हो, ही इज लाइक अ थीफ, वो चोर के जैसा दिखता है, या वो उसके जैसा है। तो मतलब कि या कोई चीजें जो बिल्कुल आपको पता ही नहीं कि वो ऐसा है भी कि नहीं, वो डिसिमिलर है, वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बट आप 2 डिसिमिलर चीजों को जहाँ पे क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वहां पे क्या हो जाता है, मेटाफोरिकल एम्बिगस आ जाता है। अंडरस्टैंड। और जो विलियम एम्सन है, इन्होंने स्पेशल 2 पोम्स ली हैं। 2 पोम्स के थ्रू इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो डिसिमिलर थिंग्स हैं उनको एक जैसा बोला जाता है। ओके, वो 2 पोम्स कौन कौन सी हैं, पहली है जॉर्ज हर्बर्ट द सेक्रीफाइस। जॉर्ज हर्बर्ट सेक्रीफाइस है 1633 में। सेकेंड है जेएम हॉकिंस द विंड होवर 1877 में। ओके, जॉर्ज हर्बर्ट सेक्रीफाइस में इन्होंने शो किया है कि जो जीसस क्राइस्ट के बारे में दिखाया है कि जो पोइट है वो क्राइस्ट, जो जेसस क्राइस्ट है उसके बारे में बताते हैं कि कैसे वो हम भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर वो अर्थ पे आए थे तो उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया था। तो एक साइड तो वो सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, दूसरी साइड उनको लग रहा है कि अगर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो आई एम अ वेरी बिग पर्सन। वो एक एटीट्यूड है उनके अंदर कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उस लेवल पे हूँ, अगर मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तो बड़े लेवल पे। तो मतलब सेक्रीफाइस भी है और वो लेवल भी खुद का जो ऊपर दिखाना चाहता है। और सेकंड है विंड होवर। इसमें भी कुछ इसी तरीके के एग्जाम्पल दिए हैं कि पोइट का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो एम्बिवेलेंट है, ना कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, सेकेंड है हमारी जो एम्बिगुइटी वो क्या है, 2 और मोर मीनिंग आर रिजोल्व इनटू 1। 2 या 2 से ज्यादा जो मीनिंग है वो रिजोल्व होते हैं एक ही चीज में। कहने का मतलब क्या है कि जब आप किन्हीं 2 चीजों को एक बात कह के ही क्या करना चाहो, सोल्व करना चाहो। ठीक है, जैसे कि यूज 2 डिफरेंट मेटाफर, अलग अलग चीजें हैं वो, बट आप उसको एक ही बना के बता रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हो कि वो लड़की बिल्कुल उस दूसरी लड़की के जैसी है, यानी कि आप उसकी क्वालिटीज को छुपा रहे हो, उसको दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो। 2 और मोर मीनिंग्स है, उसको आप रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हो एक ही में। एक लड़की को दूसरी से कंपेयर कर रहे हो, आप अलग अलग क्यों नहीं बता रहे, उसको उसके ऊपर डाल के बिल्कुल उनको एक जैसा बना के आप क्या कर रहे हो, एक ही 2 चीजों को एक में ही रिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अंडरस्टैंड। थर्ड, 2 आइडियाज कनेक्ट विद 1 वर्ड। जो 2 आइडियाज हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, 1 वर्ड से। ठीक है, जैसे कि कैसे, जैसे 2 आइडियाज है बट आप उसके लिए एक ही वर्ड का यूज कर रहे हो।
जैसे आपने सुना होगा कि गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड जब आप सुनते हो तो आपको क्या माइंड में आता है? सोना। बट कितनी जगह पे आप गोल्ड का यूज आप लालच को दिखाने के लिए भी करते हो, और कितनी जगह आप कहावतों में भी कि एवरी जो भी चीज़ें हैं जो शाइन कर रही हैं ज़्यादा, उनके लिए भी आप गोल्ड का यूज़ करते हो, ठीक है। कुछ गोल्डन मूवमेंट्स भी होते हैं आपके। तो कितनी सारी चीज़ों के लिए आप क्या एक ही शब्द का यूज़ करते हो। तो जो दो आइडिया को आप कनेक्ट करते हो एक वर्ड के साथ, ठीक है। फोर्थ है टू और मोर मीनिंग दैट वी डू नॉट एग्री बट कंबाइन टू मेक क्लियर अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड इन द ऑथर। ये क्या कह रहे हैं? जब दो या दो से अधिक मीनिंग है, जब आप एग्री नहीं होते उस चीज पर, बट कंबाइन, वो कंबाइन हो जाते हैं टू मेक क्लियर अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड इन द ऑथर। अब जब एक मतलब यहाँ पे वो राइटर की ही, ऑथर की ही बात बता रहा है कि ऑथर क्या है, ऑथर खुद ही कॉम्प्लिकेट हो गया है अपनी सिचुएशन में। वो बताना कुछ और चाह रहा है, बता कुछ और रहा है। ऑथर को ही समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। वो अपने ही जो दो बातें बता रहा है उनमें ही क्या हो गया है? कॉम्प्लिकेट हो गया है, उसमें ही कंफ्यूज हो गया है, ठीक है। फिफ्थ है सिमिली। ये यहाँ पे क्या होता है? सिमिली आपको पता है एज और लाइक का यूज करते हैं दो चीजों को ज्वाइंट करने के लिए। तो एमसन क्या कहते हैं कि दैट लाइज हाफ वे बिटवीन टू स्टेटमेंट, ठीक है। कि दो स्टेटमेंट ये क्या करते हैं? हाफ वे बिटवीन टू स्टेटमेंट, ठीक है। कि पूरा जो एक हाफ वे होता है दो स्टेटमेंट का, जब जैसे कि अगर मैं बोलूं ही इज लाइक मोहन, वो किसके जैसा है? मोहन के जैसा। तो दो चीजों को क्या किया? ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। दो चीजों को जोड़ दिया गया। तो यही कह रहे हैं कि बीच में दो स्टेटमेंटों को किसी एक चीज के थ्रू जोड़ा गया है, तो वो चीज सही नहीं है, ठीक है। अब 6, 7 रीडर आर फोर्स टू इन्वेंट अ स्टेटमेंट ऑफ देयर ओन। जब रीडर्स को ऑथर क्या करता है? अपनी बात कह रहा है, बट वो साथ ये भी कह रहा है कि रीडर्स खुद इसका मीनिंग जज करें, ठीक है। तो रीडर्स क्या करते हैं? इन्वेंट करते हैं स्टेटमेंट खुद की अपनी, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि मतलब रीडर को फोर्स किया जाता है कि वो अपना खुद का जो मीनिंग है वो इन्वेंट करे, ओके। सेवंथ is two words within one context are opposite that expose a fundamental division in author mind. Two words, जब दो वर्ड्स विद इन वन कंटेक्स्ट, एक कंटेक्स्ट के अंदर दो वर्ड अपोजिट हो जाते हैं, दैट एक्सपोज अ फंडामेंटल डिवीजन। तो वहां पे क्या पैदा होता है? फंडामेंटल डिवीजन इन ऑथर माइंड, ठीक है। ऑथर के माइंड पे, यानी कि दो कंटेक्स्ट हैं और वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, अलग अलग है एक दूसरे से। तो ऑथर के माइंड में वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे फंडामेंटल डिवीजन एक्सपोज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम अगर आपकी कोई और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी अपलोड हो जाएगी। ये जो भी है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लाए गए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसी के साथ बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।